एवरीवन, दिस इज सुप्रिया शर्मा, योर ज्योग्राफी एजुकेटर। वेलकम टू सोशल स्कूल। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं हमारे ज्योग्राफी का नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द वर्ल्ड पॉपुलेशन। यानी कि हम लोग अपने ही बारे में बात करने वाले हैं, क्योंकि हम लोग भी तो इस वर्ल्ड पॉपुलेशन का पार्ट है, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन समझेंगे क्या है, डेंसिटी समझेंगे और ग्रोथ समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारी पॉपुलेशन है उसका ग्रोथ पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। ठीक है, सो लेट्स बिगिन विदाउट एनी फर्दर डिले। अब जब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं तो आपकी बुक में एक स्टेटमेंट दिया गया है एमर्सन के द्वारा, जिन्होंने बोला है कि ना ही गोल्ड ना ही सिल्वर, कोई और चीज नहीं बल्कि विमेन एंड मेन कैन मेक अ पीपल ग्रेट एंड स्ट्रॉन्ग। आप देखो, चाहे हमारे पास कितने भी रिसोर्सेज क्यों ना हो, चाहे हमारे पास गोल्ड है, चाहे हमारे पास इंटरनेट है, लेकिन अगर लोग ही नहीं होंगे, यानी कि अगर विमेन और मेन नहीं होंगे तो इसको यूज कौन करेगा, राइट? देन विमेन हु फॉर ट्रुथ एंड ऑनर सेक स्टैंड फास्ट एंड सफर लॉन्ग, विमेन हु टोल व्हाइल अदर स्लीप, हु डेयर व्हाइल अदर फ्ली। यानी कि जब लोग सो रहे होते हैं, जब लोग आराम कर रहे होते हैं, उन्हें किसी चीज की टेंशन नहीं होती, उस टाइम पे विमेन और मेन है जो काम कर रहे होते हैं और अपनी कंट्री की एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, who dare while other flee they build a nation's pillar deep and lift it to the sky। और क्या करते हैं, धीरे धीरे अपनी कंट्री को एक अलग ऊंचाइयों पर जो है ले जाने की कोशिश करते हैं। अब इससे आपको ये आइडिया लग गया होगा कि हम लोग इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, राइट? सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन। अगर हम इंट्रोडक्शन की बात करें तो भाई जो लोग हैं, यानी कि विमेन है, मेन है, वो क्या है, वो एक कंट्री की ग्रेटेस्ट एसेट होता है। क्यों? क्योंकि आप देखो, अगर हम लोग ही नहीं होंगे तो कोई फायदा नहीं है किसी भी तरीके का, हम कुछ भी बना ले, कोई हमारे पास लैंडफॉर्म हो, पहाड़ हो, कोई इनक्रेडिबल हम बोले, बट अगर वहां पर जाने के लिए हम लोग नहीं होंगे तो क्या फायदा है उस चीज का, राइट? तो वही चीज यहाँ पर आपको जो है बताई गई है, एंड यही चीज क्या करती है, डिफाइन करती है अपने लोगों को, अपनी कंट्री को, अपने नेशन को एक पहचान दिलाने में। देन इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी विमेन एंड मेन इन अ कंट्री। अब सोचो, अगर हमें ये पता ही नहीं है कि हमारी कंट्री में कितने मेन है, कितने विमेन है, तो कैसे पता लगाएंगे? सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम लोग ये पता लगाएं कि उस कंट्री में कितनी विमेन है, कितने मेन है, कितने लोग हर साल जन्म ले रहे हैं, कितने लोगों की डेथ हो रही है। ये सारी चीजें जो है हमें पता लगानी होती है। और कितने लोग ऐसे हैं जो गाँव में रह रहे हैं और कितने लोग ऐसे हैं जो अभी गाँव से सिटीज में या फिर पहले से ही सिटीज में रह रहे हैं। तभी तो हम लोग एक कैलकुलेशन बना पाएंगे ना कि कितनी जनता हमारे पास है। ओके, नाउ व्हाट आर द पैटर्न्स ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। तो अब हम अगर देखें कि क्या पैटर्न रहा है अभी तक पूरे वर्ल्ड में हमारी पॉपुलेशन का, सो लेट्स बिगिन। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज नॉट यूनिफॉर्म अक्रॉस इट्स सरफेस। यानी कि हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है पॉपुलेशन का वो बहुत ही अनइवन रहा है। अनइवन का मतलब है कहीं पर बहुत ज्यादा होगा, कहीं पर बहुत कम होगा, कहीं पर बहुत एक्सट्रीम जो है हमारी पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगी, राइट? नेक्स्ट वी हैव the top 10 most populated country in world account for approximately 60% of the world population। क्या बोला है इस पूरे सेंटेंस में? ये बताया गया है कि अगर हम बात करें टॉप 10 मोस्ट पॉपुलेटेड, यानी कि टॉप 10 जहां पे सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, उसमें आपकी 60% जो है वर्ल्ड पॉपुलेशन रह रही है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ 10 मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज में। देन नेक्स्ट बात क्या आएगी? देन दिस इज अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन एंड कैन बी रेफर्ड टू एज अ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन। अनइवन है, ऑलरेडी हम लोगों ने डिस्कस किया। So approximately 90% of the global population resides only in the 10% of land area। मतलब समझ रहे हो, 100% अगर हमारे पास लैंड एरिया है 100, राइट, उसमें से सिर्फ 10% ऐसा है जहां पर आपकी 90% पॉपुलेशन रह रही है। इसका मतलब क्या है? यहां से हमें एक चीज जो क्लियर होती है वो ये है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं हमारे वर्ल्ड में जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, राइट? देन द 6 ऑफ दीज कंट्रीज लोकेटेड इन एरिया। और देखो, इनमें से आपकी 6 कंट्रीज ऐसी हैं जो हमारे सिर्फ और सिर्फ एशिया कॉन्टिनेंट में है, और इंडिया भी तो इसी का पार्ट है। इंडिया है, श्रीलंका है, चाइना है, राइट? तो अब मैप के थ्रू हम लोग जो है यहाँ पर समझ सकते हैं। देखिए जरा क्या बताया है यहाँ पर, ये मैप आपकी बुक में भी दिया गया है। आप देखो, सबसे नीचे से अगर हम बात करें, चाइना, इंडिया, यूएस, इंडोनेशिया, ब्राजील, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, रशिया एंड जापान। तो इसमें आप देखो, आपको पॉपुलेशन के दिखाया गया है कि कितनी कितनी पॉपुलेशन है, और इसमें से आप देखिएगा 6 कंट्रीज तो ऐसी हैं जो हमारी सिर्फ और सिर्फ एशिया की ही है। तो क्या समझ में आया? यहाँ से हमें एक चीज जो क्लियर होती है वो ये है
कि एशिया में ही सबसे ज्यादा पॉपुलेशन हमें देखने को मिलेगी अगर हम पूरे वर्ल्ड की बात करते हैं तो। नाउ डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है? डेंसिटी आपने छोटी छोटी क्लासेस में मैथ्स में पढ़ा होगा कि भाई अगर हम एक पर्टिकुलर एरिया को देखें, फॉर एग्जाम्पल ये मान लीजिए आप, ये एक पर्टिकुलर एरिया है और इसमें अगर हमें देखना है कि कितने लोग रहते हैं तो उसे हम डेंसिटी बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एरिया है, यहाँ पर सिर्फ 8 लोग ही रह सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर मैं मान लो कि 100 लोगों को डाल सकती हूँ। कितना? मैक्सिमम। लेकिन कितना है? ये मैक्सिमम है। इससे ज्यादा अगर मैं यहाँ पर डालना चाहूँ, अगर मैं सोचूं कि यहाँ पर 500 लोगों को डाल दूं तो ये नहीं पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि लैंड हमारे पास फिक्स्ड है और लैंड अगर फिक्स्ड है तो वहां पर रहने वाले लोगों की जो काउंटिंग है, जो संख्या है, वो भी हमारे पास क्या होगी? फिक्स होगी। तो मैक्सिमम 100 ही कर सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं कर सकती, राइट? तो वही चीज यहाँ समझाई गई है। थोड़ा सा मैथ्स लगेगा, घबराने की जरूरत नहीं है। आ जाइए। द डेंसिटी ऑफ अ पॉपुलेशन इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ पीपल टू द साइज ऑफ द लैंड दे ऑक्यूपाई, है ना, वो पर्टिकुलर लैंड जिसपे वो रह रहे हैं, एंड टिपिकली मेजर्ड इन अ पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर। तो अब आपके सामने यहाँ पर जो है इसका फॉर्मूला दिया है, एग्जाम में इस फॉर्मूला से क्वेश्चन बन जाता है। तो मैं यहाँ पर आपके लिए स्टार मार्क कर रही हूँ सो दैट कि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको पता हो कि कहाँ से आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। और डेंसिटी का फॉर्मूला क्या है? डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन देन पॉपुलेशन डिवाइड बाय एरिया। सिंपल है, कुछ नहीं है, बस पॉपुलेशन और एरिया का रेशियो हमें यहाँ पर निकालना है। एक एग्जाम्पल भी दिया है, चलिए जल्दी से समझ लेते हैं। ओके, if a city has an area of 200 square kilometer and a population of 5 lakh people, you can find the population density by dividing the population by the area. सिंपल है। तो कैसे करेंगे हम लोग? फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, डेंसिटी इक्वल्स टू पॉपुलेशन एंड एरिया। तो हमने क्या किया? ठीक है, देन नीचे हमने कर दिया 200, क्या निकल के आएगा? 20 कट गई तो हमारे पास कितना बचा? सिर्फ, और 2 से भी ये कट गया तो 25, तो कितना बचा? 2500 पीपल पर स्क्वायर मीटर हमारे सामने आ गया। तो अब जिन बच्चों को मैथ्स से डर लगता है, जैसे कि मुझे भी नहीं पसंद है, बट डरने की जरूरत नहीं, इसमें बस आपको सिंपल कैलकुलेशन करना है। क्योंकि देखो क्वेश्चन आपके सामने ऐसे भी आ सकता है, अगर हम जानते हैं कि हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो क्या है, वो हमारे पास डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन क्या है कि पॉपुलेशन अपॉन में एरिया। तो बहुत बार क्वेश्चन इस तरीके से भी आ जाता है कि आपको क्या दे देंगे? आपको डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन भी दे देंगे, आपको यहाँ पर पॉपुलेशन दे दी जाएगी और आपको एरिया निकालना होगा। तो क्या करेंगे? जैसा हम लोग मैथ्स में करते थे कि भाई अगर ये डिवाइड में है, ठीक है, ये होगा डेंसिटी पॉपुलेशन, अगर ये डिवाइड में है तो ये उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और इधर हमारे पास ये आ गया। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? अपना जो है निकाल सकते हो क्वेश्चन, अगर आपके पास किसी भी तरीके से आ जाए, एज सिंपल एज दैट। आगे चलते हैं और इस मैप में आप लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छे तरीके से। देखो जो डार्क एरिया आपको दिख रहा है ना, ये वाला, ये सारे वो एरियाज है जहां पर बहुत ज्यादा पॉपुलेशन, जैसे बांग्लादेश है, हमारा प्यारा भारत है, राइट, चाइना है इधर। तो ये जितने भी डार्क एरियाज आपको दिख रहे हैं, ये वो एरियाज है जहां पर पॉपुलेशन बहुत ज्यादा हमें देखने को मिलती है। नाउ फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। अब फैक्टर्स तो बिल्कुल इन्फ्लुएंस करते होंगे। अगर हम सिर्फ अपने इंडिया में ही देखें तो हम लोगों को पता है कि जब हम हिली एरियाज में जाते हैं, माउंटेन्स में जाते हैं, तो वहां पर हमें कम पॉपुलेशन देखने को मिलती है। लेकिन जैसे ही हम लोग गंगा प्लेन यानी कि नॉर्दर्न प्लेन की तरफ आते हैं, जहाँ पे हमारा यूपी, हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, बिहार, ये सारा एरिया पड़ता है, यहाँ पर पॉपुलेशन एकदम से हमें दिखती है कि बहुत ज्यादा है। तो सेम गोज विद दिस कि वो क्या फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, जिससे जहां पर पॉपुलेशन कम और ज्यादा होती है। तो जिसमें सबसे पहले फैक्टर्स हैं नन अदर देन जियोग्राफिकल, यानी कि अलग अलग टाइप की जियोग्राफी। कैसे समझेंगे? आ जाइए। देखो सबसे पहला है अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। अब जहां पर रिवर्स होंगी, जहां पर पानी होगा, क्यों? क्योंकि पानी एक बेसिक नीड है, ह्यूमंस की बेसिक नीड है, राइट। तो जहां पानी होगा वहां पर हमें बहुत ज्यादा जनता देखने को मिलेगी। इसका बेस्ट एग्जांपल आप हमारे इंडिया से ले सकते हो, जहां पर रिवर वैलीज है ना, जहां पर रिवर्स है। जैसे अगर हम एक पर्टिकुलर जगह की भी बात करें, वाराणसी के बारे में आपने सुना होगा, काशी जिसको हम बोलते हैं, बहुत ऐसा बोला जाता है कि सबसे पहली जो मतलब शहर पुराने टाइम से जो चलता आ रहा है वो वाराणसी है, और वहां पर पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। इसका रीजन कहीं ना कहीं यही है कि वहां पर क्या है, वहां पर नदी है ना, गंगा है। उससे पहले हम प्रयागराज की तरफ आ जाए तो वहां पर गंगा, यमुना और सरस्वती तीनों का संगम है। तो वो क्या है कि जहां पर हमारे पास पानी होगा, जहां पर हमारे पास रिवर अवेलेबल होगी, वहीं पर हम लोग जो है इजीली रह पाते हैं। क्यों? क्योंकि पानी होगा तो हम लोग पानी का यूज उस तरीके से कर पाएंगे, राइट। देन वी हैव अ लैंडफॉर्म। लैंडफॉर्म से क्या मतलब है कि भाई हिली एरिया है, प्लेन एरिया है, प्लेटू वाला एरिया है, या फिर बहुत ज्यादा माउंटेन्स हैं। तो हम क्या देखते हैं कि जो माउंटेन वाला एरिया है, क्योंकि वहां पर क्या है, वहां पर अब पहाड़ है, तो भाई पहाड़ है
तो इजीली हम लोग क्या है कंस्ट्रक्शन नहीं कर सकते। लेकिन जैसे ही हम लोग प्लेन एरिया में आते हैं तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, इजीली घर बना सकते हैं, इंडस्ट्रीज बना सकते हैं, है ना, बहुत आराम से जो है रह सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन बहुत ईजी हो जाता है, आना जाना। लेकिन यही अगर हम बात करें हिली एरियाज की, तो वहां पर कंस्ट्रक्शन करना तो डिफिकल्ट है ही, उल्टा वहां पर ट्रांसपोर्टेशन की जो सुविधाएं रहती हैं वो भी उतनी अच्छी नहीं होती जितनी कि प्लेन एरिया में हमें देखने को मिलती है, राइट। एग्रीकल्चर आप अच्छा कर सकते हो प्लेन एरिया में, यही अगर हम हिली एरियाज की बात करेंगे तो वहां उस तरीके से हम नहीं कर पाएंगे, राइट। देन वी हैव अ क्लाइमेट। क्लाइमेट का मतलब क्या है कि अगर सोचो पोल्स वाला जो हमारा एरिया है, अब वहां पर इतनी ठंड रहती है ना, इक्वेटर वाला जो एरिया है हमारा, वहां पर बहुत गर्मी रहती है। तो जहां पर बहुत ज्यादा ठंड होगी और जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी होगी वहां कोई नहीं रहना चाहेगा, क्यों, क्योंकि वहां का क्लाइमेट ऐसा है। लेकिन आप देखो जहां का पीजिंग क्लाइमेट रहता है, हल्की फुल्की ठंड भी है, हल्की फुल्की गर्मी भी है, बारिश भी है, मानसून भी है, वहां पर हम लोग रहना ज्यादा पसंद करते हैं। देन वी हैव सॉइल। अब देखो अगर प्लेन एरिया होगा तो वहां की जो सॉइल की फर्टिलिटी होगी वो भी अच्छी होगी। तो अगर सॉइल अच्छी होगी तो हम एग्रीकल्चर बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और एग्रीकल्चर अच्छा करेंगे तो हमें उसका प्रॉफिट भी उसी तरीके से होगा। तो ये वो मेन 4 फैक्टर्स हैं जिसको हम जियोग्राफिकल फैक्टर्स बोलते हैं, जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर हम पॉपुलेशन के हिसाब से देखें। देन वी हैव अ इकोनॉमिक फैक्टर। इकोनॉमिक का क्या मतलब है कि भाई वहां पर मिनरल्स अगर ज्यादा अवेलेबल हैं तो हम लोग, आप देखो अगर मिनरल कहीं पे अवेलेबल होगा तो वहां पर धीरे धीरे इंडस्ट्री बनेगी। जैसे ही वहां पर इंडस्ट्री बनेगी वैसे ही वहां पर लोग आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो नौकरी करने आएंगे, लेबर आनी शुरू हो जाएगी। और लेबर आनी अगर शुरू हो गई तो वहां पर उनके बच्चों के लिए स्कूल बनेगा, वहां पर हॉस्पिटल्स बनेंगे, धीरे धीरे क्या होगा, उस एरिया का डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा, राइट। देन वी हैव अर्बनाइजेशन। हर कोई इंसान गांव से निकल के शहर की तरफ आना चाह रहा है। इसका पीछे का रीजन क्या है, क्योंकि इंसानों को लगता है कि शहर जो है वो ऑलरेडी डेवलप्ड है, धीरे धीरे और डेवलप्ड हो रहा है, और हमें जो सुविधाएं चाहिए, जो फैसिलिटी हमें चाहिए, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो हमारे बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन क्यों ना हो, हमें कोई अच्छी जॉब क्यों ना करनी हो, तो उन सारी चीजों के लिए कहीं ना कहीं लोग प्रेफर करते हैं शहरों में जाना, यानी कि अर्बन जगहों पर जाना। देन वी हैव इंडस्ट्रियलाइजेशन। अब अगर कहीं पर इंडस्ट्री लगेगी तो वहां काम करने के लिए लोग भी आएंगे, लोग आएंगे तो धीरे धीरे सारी चीजें उनके पीछे 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 भागती हुई वहां तक आएंगी, ठीक है। देन वी हैव अ सोशल एंड कल्चर। तो इसका क्या रिलेशन है, अब देखो बहुत सारे लोग, अगर हम अपने इंडिया में ही बात करें तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कल्चरली अपने जगह से बहुत ज्यादा अटैच्ड होते हैं ना। आप में से भी हो सकता है कि आपके पेरेंट्स ऐसे होंगे जो जिस भी चीज में वो मानते हैं उस चीज से वो बहुत ज्यादा अटैच होंगे, और उन्हें लगता है कि हमें ना वहीं जाके बस जाना चाहिए। तो सेम चीज यहाँ पर दिखाई गई है कि अगर हम रिलीजियस और कल्चर्स की बात करें तो भाई जैसे अगर मैंने अभी आपको काशी का एग्जाम्पल दिया था, तो अगर जो लोग हैं जिनकी विश्वास वहां पर होगा, महादेव के अंदर होगा, उन चीजों में होगा, तो वो लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग वहां पर माइग्रेट कर जाए। माइग्रेट का मतलब क्या है कि हम लोग अपना जहां पर हम रहते हैं वहां से छोड़ के हम वहां चले जाए। तो अगर आपको वो एरिया पसंद होता है तो उस वाइज हम क्या करते हैं, उन एरियाज में अपना अपना ट्रांसफर कर जाते हैं। तो ये 3 मेन टॉपिक ऐसे हैं जो कि आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और जब भी आपसे एग्जाम में ये पूछा जाएगा तो अकॉर्डिंगली आप लिखेंगे। अगर आपको जियोग्राफिकल पूछा जाएगा तो आप ये फैक्टर्स लिखेंगे, अगर आपको इकोनॉमिक पूछा जाएगा तो आप ये लिखेंगे, और अगर आपको पूछ लिया जाए सोशल एंड कल्चर तो आप ये वाले लिखेंगे। कंफ्यूज मत कर करना ना कि ज्योग्राफिकल में इकोनॉमिक लिख दो और इकोनॉमिकल में कोई और लिख दो, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और ये जो मैप है ये आपको यही दिखा रहा है कि किस तरीके से जो है अलग अलग जगहों पर पॉपुलेशन की अलग अलग डेंसिटी है। नाउ पॉपुलेशन ग्रोथ। अब अगर पॉपुलेशन ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या, हमारी भी ग्रोथ हो रही है। ग्रोथ का मतलब क्या है कि किस तरीके से वो बढ़ रही है या किस तरीके से वो कम हो रही है। तो 2 तरीके की ग्रोथ हमारे पास होती है। एक ग्रोथ हमारे पास होती है पॉजिटिव और एक होती है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब क्या है, पॉजिटिव का मतलब ये है कि बढ़ रही है, यानी कि इस तरीके से इंक्रीज कर रही है, और यही अगर हम नेगेटिव की बात करें दैट मींस कि डिक्रीज हो रही है। तो 2 ही तरीके की हमारे पास मेजरली रहती है, और ये कहीं ना कहीं डिपेंड करता है उस एरिया पर कि उस एरिया का इकोनॉमिक डेवलपमेंट किस तरीके का है, वहां पर सोशल प्रोग्रेस हो रही है यानी वहां पर लोग आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, या वहां से लोग एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर जा रहे हैं, एंड वहां पर रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कितनी है, और वहां पर सोशल और इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज कितनी है। ताकि अब देखो मैं आपको अपना ही एग्जांपल दूं, अगर मैं जनरली हरियाणा से हूं ना, मतलब मेरा जो घर है, मेरा घर कहाँ है, हरियाणा में है, लेकिन अभी मैं कहाँ हूँ,
अभी आई एम इन बैंगलोर, बैंगलोर कहाँ पड़ता है, कर्नाटका में पड़ता है। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी जगह से, हरियाणा से मैं बैंगलोर शिफ्ट हो गई। तो ये क्या है, मैं उस जगह से इस जगह पर शिफ्ट हुई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पर क्या है, बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट और अपनी ग्रोथ नजर आ रही है। तो इसीलिए मैंने क्या किया, अपने नेटिव प्लेस से मैं दूसरी जगह पर शिफ्ट हो गई। लोग क्यों दूर दूर से दिल्ली एनसीआर और बड़े बड़े शहरों में आ रहे हैं, क्योंकि उनके पास वहां पर वो रिसोर्सेज हैं, वो अपॉर्चुनिटीज उन्हें मिल रही हैं जो एक जनता को यानी कि एक पॉपुलेशन को चाहिए होती है। ठीक है, तो एक एक करके समझते हैं कि कौन कौन सी ग्रोथ होती है, कैसे कैसे आप लोगों के पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कैसे करेंगे। सबसे पहले वी हैव एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। एक्चुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन क्या होती है, इसमें बेसिकली कितने लोगों का जन्म हुआ, यानी कि कितने बच्चे जो है वो पैदा हुए, माइनस कितनों की डेथ होगी। ठीक है, तो हमने क्या निकाल लिया, हमने इसका नंबर निकाल लिया। उसके बाद इन माइग्रेशन माइनस आउट माइग्रेशन। इन माइग्रेशन का मतलब क्या होता है, कितने लोग आए। ठीक है, इनका मतलब अंदर आना ना, हम बोलते हैं ना इन एंड आउट। इनका मतलब है कि कितने लोग उस शहर में आए, और आउट का मतलब है कितने लोग उस शहर से चले गए। तो इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। फॉर एग्जांपल मानिएगा, बर्थ हुआ है 10 बच्चों का, डेथ हुई है 5 की, माइनस कर दिया, कितना बचा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास 5 आ गया। सेम गोज विद दिस। अब यहाँ पर क्या है, माइग्रेशन कितनों का हुआ है, फॉर एग्जांपल मान लो 8 लोग हैं जो शहर में आए हैं और 3 लोग हैं जो शहर से चले गए, तो कितना बचा हमारे पास, 5 बचा। अब इस 5 को और इस 5 को प्लस कर दीजिए, कितना हुआ, तो टोटल हमारे पास एक्चुअल ग्रोथ कितनी निकल के आई, 10 हमारे पास जो है वो निकल कर आई। क्लियर है, आई थिंक इसमें कोई डाउट नहीं होगा, सिंपल हमें प्लस माइनस लगाना था। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव अ पॉजिटिव ग्रोथ। पॉजिटिव ग्रोथ मैंने आपको पहले भी बताया, यानी कि प्लस में कितनी गई है हमारे पास, इंक्रीज कितनी हुई है। तो इट अकर द बर्थ रेट एक्सीड डेथ रेट और व्हेन पीपल फ्रॉम अदर कंट्रीज माइग्रेट परमानेंटली टू अ पर्टिकुलर रीजन, यानी कि डेथ रेट जो है वो कम हो गया। अब सोचो, अगर हमारे पास बर्थ रेट बढ़ जाएगा और डेथ रेट कम हो जाएगा, तो ग्रोथ क्या हो रही है, पॉजिटिव हो रही है। और दूसरा उसके साथ क्या फैक्टर देख रहे हैं, माइग्रेशन का, कि कितने लोग उस पर्टिकुलर एरिया में यानी कि उस पर्टिकुलर कंट्री में आके जो है वहां पर माइग्रेट हुए हैं, है ना। तो बर्थ हुआ वो, और साथ में माइग्रेट हुए, उनको प्लस कर दिया, माइनस कर दो जितने लोगों की डेथ हुई। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बर्थ रेट ज्यादा है, डेथ रेट कम है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, हमें पॉजिटिव ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगी। लेकिन यही अगर हम दूसरे कंडीशन की बात करें, दैट इज नेगेटिव ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, उसमें क्या है कि बर्थ रेट तो कम है और डेथ रेट क्या है, ज्यादा है। कैसे, देखिए, इट अकर व्हेन द पॉपुलेशन डिक्रीजेस बिटवीन 2 पॉइंट्स इन अ टाइम व्हिच कैन रिजल्ट फ्रॉम अ डिक्रीज इन बर्थ रेट एज इंक्रीज इन डेथ रेट और अ पीपल माइग्रेटिंग टू द अदर कंट्रीज, है ना। हो क्या रहा है, इसमें हम देख रहे थे कि हमारे रीजन में जो है कितने लोग आ रहे हैं, ज्यादा लोगों का बर्थ हो रहा है और डेथ कम लोगों की हो रही है। यहाँ पर एकदम ऑपोजिट है। ऑपोजिट कैसे, कि बर्थ रेट तो जो है वो कम हो गया हमारे पास, डेथ रेट जो है वो क्या हो गया हमारे पास, इंक्रीज हो गया। और दूसरा क्या हुआ, दूसरा ये हुआ कि भाई जो लोग माइग्रेट कर रहे हैं, यानी कि वो यहाँ से क्या कर रहे हैं, किसी दूसरे रीजन में जा रहे हैं, तो यहाँ से क्या हुआ, डेथ रेट वाले लोग गए, बर्थ कम हो रहा है, माइग्रेट करके लोग दूसरी जगह चले गए, यानी कि जो ग्रोथ है वो नेगेटिव हो रही है, यानी कि कम हो रही है। तो ये दोनों कई बार हमें लगता है, बट आप इसको इजीली याद रखिए, पॉजिटिव का मतलब पॉजिटिव फीलिंग है, यानी कि ऐड हो रहा है, और नेगेटिव का मतलब यार नेगेटिव है कितना, यानी कि डिक्रीज हो रहा है। ओके, चलिए, कंपोनेंट्स ऑफ पॉपुलेशन चेंज। अब अगर हम ज्योग्राफिकल टर्म्स में बात करें तो इनको हम दो तरीके से बोलते हैं। क्या क्या तरीका है वो, एक है बर्थ रेट और दूसरा है डेथ रेट। कैसे होता है देखिए जरा, सिंपल है, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है। द क्रूड बर्थ रेट, अब बर्थ रेट को हम ज्योग्राफी में क्या बोलते हैं, क्रूड बर्थ रेट बोलते हैं। तो ये कंफ्यूज नहीं होना है, याद रखनी है ये दोनों टर्म्स आपको। क्रूड बर्थ रेट, ठीक है, CBR इज द नंबर ऑफ लिव बर्थ इन अ ईयर 1000 द पॉपुलेशन, है ना, कि भाई 1000 पे कितने जो है कितनों ने जन्म लिया। यही अगर हम डेथ की बात करें तो वो डेथ हो जाएगा। इन अ पर्टिकुलर एरिया ऑफ 1000 ऑफ द पॉपुलेशन इन अ पर्टिकुलर रीजन, इट इज कैलकुलेटेड बाय द डिवाइडिंग द नंबर ऑफ डेथ ड्यूरिंग द ईयर बाय द एस्टिमेटेड, है ना। यहाँ पर देखो फॉर्मूला भी हमें दिया गया है, समझने की कोशिश कीजिएगा। CBR यानी कि क्रूड बर्थ रेट, यानी कि जन्म कितनों का हुआ है, बर्थ कितनों का हुआ है, नंबर ऑफ लिव बर्थ, ठीक है, कितने हैं जो जिंदा है हमारे पास, एंड मिड ईयर ऑफ पॉपुलेशन। कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे समझिएगा। यहाँ पर जैसे हमने लिखा CBR इक्वल्स टू नंबर ऑफ लिव बर्थ, कि बर्थ कितने मतलब जिंदा कितने। अब
जिनकी होते ही अगर जिनकी डेथ हो जाएगी उसको हम काउंट नहीं करेंगे ना, जितने हमारे पास जिंदा है वही हमारी पॉपुलेशन का पार्ट है, राइट। तो बर्थ हो गया, देन वी हैव अ मिड ईयर पॉपुलेशन, कि मिड ईयर की पॉपुलेशन हमारे पास क्या है, और उसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग यहाँ पर 1000 से, तो जो आंसर हमारा आएगा वो क्या हो जाएगा, क्रूड बर्थ रेट हो जाएगा। मैं आपको क्यों इतने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझा रही हूँ, क्योंकि ये दोनों चीजें कई बार आपसे क्वेश्चन में यानी कि एमसीक्यू में सोचो आपको दे देगा अगर ये सॉल्व करने के लिए, तो आपको वो कैलकुलेशन निकाल के अपना सही आंसर पहचानना होगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर अगर हम डेथ रेट की बात करेंगे तो डेथ रेट में क्या हो जाएगा, सिंपल है, क्रूड डेथ रेट। इसमें हम क्या देखेंगे कि कितने लोगों की डेथ हुई, उसके बाद जो हमारी मिड पॉपुलेशन होगी और उसको भी हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे यहाँ पर 1000 से। तो ये दो फॉर्मूलाज हमारे क्या हैं जो हमें यहाँ पर बताते हैं कि कैसे हम लोग क्रूड बर्थ रेट और कैसे हम लोग क्रूड डेथ रेट निकालते हैं, जिनको हम कंपोनेंट्स बोलते हैं, कि हमें पता चलता है कि पॉपुलेशन में चेंज किस तरीके से हुआ है, बर्थ रेट ज्यादा हुए हैं कि डेथ रेट ज्यादा हुए हैं, बर्थ रेट कम हुआ है कि डेथ रेट कम हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, प्लीज ध्यान से इन फॉर्मूलाज को याद कर लीजिएगा। ओके जी, चलते हैं आगे। ओके नाउ अनदर कंपोनेंट इज माइग्रेशन। माइग्रेशन मैंने आपको ऑलरेडी बताया, माइग्रेशन का मतलब क्या है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हो या उस जगह से दूसरी जगह पर आ रहे हो। माइग्रेट आपने हमेशा देखा होगा ना, जब भी जो लोग इंडिया से बाहर जाते हैं उन लोगों का एक वीजा लगता है, वो वीजा क्या होता है, इमिग्रेशन वीजा। इमिग्रेशन वीजा का मतलब क्या है कि आप अपनी कंट्री को छोड़ के किसी दूसरी कंट्री में जा रहे हो एजुकेशन पर्पज से या फिर किसी और जॉब या किसी अच्छी अपॉर्चुनिटी के चक्कर में, राइट। सो वही चीज है माइग्रेशन की अगर हम बात करें, सो पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, पीपल ऑफ ओरिजिन प्लेस दे हैव मूव फ्रॉम, है ना, कहां पर मूव करते हैं, प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन, एंड प्लेस दे मूव इन माइग्रेशन कैन बी परमानेंट एंड टेम्परेरी एंड सीजनल। अब ये कैसे हो सकता है, देखो अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि मेरा घर कहाँ है, हरियाणा में, ठीक है, मैं यहाँ से कहाँ आ गई, बैंगलोर आ गई, तो मैंने क्या कर लिया, माइग्रेट कर लिया। एक तरीके का तो ये हो गया। दूसरे तरीके की अगर हम बात करें तो क्या हो सकता है, दूसरा अगर बोल रहे हैं कि टेम्परेरी, टेम्परेरी हो गया, ठीक है। सीजनल कैसे हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल मानो हरियाणा में समर चल रहे हैं, अरे भाई बहुत गर्मी है, परेशान हो गए हैं धूप से, क्या करेंगे, तो मेरे को लगा कि यार एक काम करती हूँ, मैं ऐसी जगह जाती हूँ जहाँ पे मौसम ठीक ठाक होगा, बढ़िया होगा। तो मैंने क्या किया, मैं कहाँ आ गई, मैं आ गई चेन्नई। चेन्नई में क्या है ना, समुंदर है आसपास, बढ़िया जगह है, मस्त एंजॉय कर रही हूँ। चेन्नई नहीं तो हम लोग गोवा भी जा सकते हैं, जहां पर जाने का प्लान तो बनाते हैं बट पहुंच नहीं पाते, वो एक अलग बात है। तो ये क्या हो गया, ये हो गया सीजनल, कि भाई मैं सीजन में सिर्फ यहाँ आ गई, कि जब यहाँ पर गर्मियां हैं तो मैं इंजॉय करने के लिए यहाँ आ गई, जैसे यहाँ पर गर्मियां शुरू होंगी मैं वापस से अपने आ जाऊंगी, क्यों, क्योंकि मेरे यहाँ पर फिर से विंटर्स आ जाएंगे। तो ये चीज क्या है, ये सीजनल मैंने जो है किया। लेकिन अब जब यहाँ पर काउंटिंग होगी तो ये चीज तो देखी जाएगी ना कि भाई ये जो एक लड़की थी यहाँ पर, है ना, ये जो लड़की थी इसने क्या किया, इसने माइग्रेट कर लिया उस टाइम पे गोवा में, और यहाँ से क्या है पॉपुलेशन यहाँ बढ़ गई, यानी कि जो प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन है वहां पर तो इंक्रीज हो गया, लेकिन जो प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां पे क्या हो गया, पॉपुलेशन कम हो गई। तो वही चीज आपको जो है यहाँ पर बताई गई है कि इंसान जो है वो अपने प्लेस ऑफ ओरिजिन से प्लेस ऑफ डेस्टिनेशन पर चला जाता है। वो परमानेंट भी हो सकता है, वो टेम्परेरी भी हो सकता है, और वो सीजनल भी हो सकता है। सीजनल मैंने आपको यहाँ पर समझा दिया है सारा। ओके नेक्स्ट बात करते हैं टाइप ऑफ माइग्रेशन की। अब मैंने आपको बताया था कि दो तरीके के होते हैं, इमिग्रेशन और एमिग्रेशन। बोलने में सेम सेम लग सकते हैं बट दोनों डिफरेंट हैं। देखिए एक में आई है, एक ई है, एक आई से शुरू हो रहा है, एक ई से शुरू हो रहा है। सो माइग्रेंट्स हु मूव इनटू अ न्यू प्लेस, मैंने बोला था ना क्या कि भाई वो लोग जो नई जगह पर जाकर शिफ्ट हो गए, जैसे कि मैं अपने घर से यहाँ के शिफ्ट हो गई, मैंने क्या किया है, मैंने इमिग्रेशन किया है, ठीक है। दूसरा एमिग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो माइग्रेंट्स हु मूव आउट ऑफ अ प्लेस, है ना, तो ये क्या है कि भाई उस जगह से आप चले जाना। तो दो तरीके के हमारे पास इमिग्रेशन हमें देखने को मिलते हैं। इस तरीके से हम लोग समझ सकते हैं कि कैसे जो है पॉपुलेशन में हमें चेंज देखने को मिलता है। अब ऐसा है कि अगर आपने मेरे से बोला कि मैम ठीक है, अगर आप हरियाणा से बैंगलोर आई हो तो उसके पीछे का रीजन क्या होगा, उसके पीछे के दो ही या तीन रीजन हो सकते हैं। एक हो सकता है पुश फैक्टर और दूसरा हो सकता है पुल फैक्टर। पुश फैक्टर मुझे क्या कहता है, पुश फैक्टर मुझे कहता है कि जा सुप्रिया जा, जी ले अपनी जिंदगी, है ना, कि वो क्या कर रहा है, मुझे ऐसे धकेल रहा है। पुश का मतलब क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, पुश का मतलब होता है गेट्स पे लिखा होता है ना पुश, तो पुश का मतलब है कि हम उसको ऐसे धकेल रहे हैं, धक्का मार रहे हैं। तो मुझे क्या किया, मुझे हरियाणा ने यहाँ से इतनी तरीके से पुश किया कि सुप्रिया जाओ जाओ जाओ, जी लो अपनी जिंदगी, बैंगलोर में जाके जो है जॉब कर लो, राइट, समझ आ गया। तो ये हो गया हमारा पुश फैक्टर। लेकिन यही अगर हम पुल फैक्टर की बात करें तो पुल फैक्टर क्या है, अब पुल फैक्टर यहाँ पर जो है
ये काम करेगा, यानी कि बैंगलोर यहाँ पर मेरे लिए पुल फैक्टर का काम कर रहा है। कैसे कि वो मुझे खींच रहा है अपनी तरफ। वो मूवी देखी ना आपने, बाबूजी नहीं मुझे जाने दीजिए, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है कि बैंगलोर मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि उसके पास एक पुल फैक्टर है। क्यों? क्योंकि वो मुझे वो अपॉर्चुनिटीज दे रहा है जो मैं चाहती हूँ कि मुझे अपनी जॉब में मिले, वो मुझे वो रिसोर्सेज दे रहा है जो मुझे चाहिए, वो मुझे वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट दे रहा है जो मुझे चाहिए, वो मुझे मेरी लाइफ में ग्रोथ दे रहा है ना। तो ऐसे बहुत सारी चीजें वो क्या कर रहा है, मुझे दे रहा है, तो यानी कि वो मुझे अपनी तरफ पुल कर रहा है। पुल का मतलब क्या होता है? जब गेट पर पुल लिखा होता है उसका मतलब होता है गेट को इस तरीके से खोलिए, अपनी तरफ करके खोलिए। पुश लिखा होता है तो ऐसे धकेल दीजिए। तो ये सेम है, यहाँ पर भी पुश है, यानी कि वो मुझे पुश कर रहा है कि आप उधर चले जाइएगा, आपके लिए वो जगह ज्यादा बेटर है। पुल है, वो मुझे खींच रहा है अपनी तरफ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ सुप्रिया आ जाइए। ठीक है, तो ये दो फैक्टर जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हम देखें माइग्रेशन की, क्यों लोग अपने कंट्री को छोड़कर दूसरी कंट्रीज में जाते हैं, या क्यों लोग जो है एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाते हैं, क्योंकि उन्हें वहां पर जो है डेवलपमेंट दिखता है, उन्हें वहां पर वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं जो शायद उन्हें अपनी जगह पर या अपने शहर में नहीं मिल पाती। एज सिंपल एज दैट। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं। बहुत अमेजिंग सा टॉपिक है, मजेदार सा है, दैट इज डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब ही ये होता है कि भाई एकदम से चेंज आ जाना, कुछ ड्रास्टिक चेंज आ जाना। तो ये होता कैसे है समझिएगा, बहुत सिंपल सा है। देखो द geographical cycle refers to the sequence of a stages of population undergoes as a society transition from a pre-industrial to an industrialized and modern state। इसमें होता क्या है सिंपल समझिएगा, जैसे कि एक पर्टिकुलर एरिया है, ठीक है, एक पर्टिकुलर रीजन है, एक पर्टिकुलर एरिया है, इसमें यहाँ पर बर्थ रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, ठीक है, बर्थ रेट बहुत ज्यादा है ना। और क्या है यहाँ पर डेवलपमेंट भी जो है, एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा हो रहा है, ठीक है, एग्रीकल्चर या मैं बोलूं मोर्टेलिटी रेट भी क्या है, बहुत ज्यादा है, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या होगा, इस पर्टिकुलर एरिया का डेवलपमेंट होना शुरू होगा, टाइम बीतेगा, टेक्नोलॉजीज आएंगी, लोग नई नई चीजें सीखेंगे, और धीरे धीरे ये जो एरिया है, वही एरिया पर्टिकुलर एरिया, इसमें जो है ट्रांजिशन होना शुरू हो जाएगा। अब यहाँ पर बर्थ रेट भी कम होगा और क्या होगा, मोर्टेलिटी रेट भी जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जो बच्चे होते ही मर जाते हैं उनका रेट भी कम होगा। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि अब इस एरिया का डेवलपमेंट हो रहा है। डेवलपमेंट हो रहा है का मतलब क्या है कि इस एरिया में हेल्थ केयर सर्विसेज आ जाएंगी, है ना, यहाँ पर एजुकेशन के लिए अच्छी चीजें आ जाएंगी, यहाँ पर वो टेक्नोलॉजीज यूज होने लग जाएंगी जो एक अच्छी लाइफ जीने के लिए आपको चाहिए होती है। तो आपने क्या किया, आपने वो जो बच्चे स्टार्टिंग में मर रहे थे, जिनकी जनसंख्या बहुत ज्यादा हो रही थी, वो भी आपने यहाँ पर कंट्रोल कर लिया। तो इसी को हम लोग जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन बोलते हैं। और आपकी बुक में एक फंडा सा डायग्राम दिया है, मेरे डायग्राम पे तो आप मत जाइएगा, है ना, गंदी सी ड्राइंग है, बट यहाँ से आप जो है चीजों को समझ सकते हैं। देखो कैसे, एक रूरल रीजन है, ठीक है, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हुआ उसका और वो अर्बन इंडस्ट्रियल बन गया। क्यों बन गया? क्योंकि पहले यहाँ पर बर्थ रेट ज्यादा था, मोर्टेलिटी रेट ज्यादा था, लोग बहुत ज्यादा थे, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, वो पढ़े लिखे नहीं थे, उनको इतना आइडिया नहीं था। लेकिन धीरे धीरे वहां पर ट्रांजिशन हुआ और अब वो एरिया जो है रूरल से अर्बन में बदल गया, और वहां पर अब इंडस्ट्रीज भी आ गई, वहां पर हॉस्पिटल्स भी बन गए, वहां पर स्कूल्स भी बन गए, वहां पर घर बनने लगे, और ऐसी ऐसी चीजें जो है वो बनने लगी जो कि वहां के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इस डायग्राम से भी आप लोग जो है डेमोग्राफिक ट्रांजिशन समझ सकते हो, जो आपकी बुक में ही दिया है। स्टार्टिंग में आप यहाँ पर देखो बर्थ रेट कितना ज्यादा है। अगर हम स्टेज 1 की बात करें तो यहाँ पर आप देखो बर्थ रेट कितना ज्यादा है, और यहाँ पर आपका जो है मोर्टेलिटी रेट भी कितना ज्यादा है, ठीक है। लेकिन यही अगर हम 2 पे आते हैं तो चीजें हो रही हैं। अब जैसे जैसे हम लोग स्टेज 3 पर पहुंचते हैं तो क्या होता है, लो फ्लक्चुएटिंग होती है, यानी कि धीरे धीरे आप देखो ग्राफ जो है वो कम हो रहा है, यानी कि बर्थ रेट भी कम है। क्यों? क्योंकि अब लोग एजुकेटेड हो गए हैं, उन्हें पता है कि भाई उन्हें उतने ही बच्चे पैदा करने हैं जितने को वो पाल सकते हैं, जितने का खर्चा वो उठा सकते हैं, है ना। तो वही चीज यहाँ पर जो है इस मैप के थ्रू भी आपको समझाई गई है। अब इसमें 3 स्टेजेस आपके पास रहते हैं, कैसे कैसे। नंबर 1 की अगर हम बात करें तो फर्स्ट स्टेज, जहां पर क्या है, फर्टिलिटी रेट। फर्टिलिटी रेट का मतलब है बर्थ रेट, ठीक है, बर्थ रेट भी ज्यादा है, एंड हाई मोर्टेलिटी रेट है, वही कि भाई जो बच्चे होते ही मर जा रहे हैं 1 साल के अंदर ना। आपने 10th क्लास में इकोनॉमिक्स में ये पढ़ा होगा, मोर्टेलिटी रेट, ये वही चीज है यहाँ पर जो समझाई जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, दोनों चीजें ज्यादा हैं। लेकिन अगर हम सेकंड स्टेज पे आ जाएंगे तो सेकंड स्टेज पे क्या हो रहा है, सेकंड स्टेज पे आप देखो फर्टिलिटी रिमेन हाई, यानी कि अभी भी बच्चे जो हैं
वो ज्यादा हो रहे हैं, बर्थ रेट अभी भी ज्यादा है, लेकिन डिक्लाइन विद द टाइम, धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे ग्रेजुअली 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 जो है डिक्रीज हो रहा है। लेकिन जैसे ही हम लोग थर्ड स्टेज पर पहुंचते हैं, अब वहां पर क्या है, बहुत ज्यादा चेंज आ चुका है, चीजों में बदलाव आ चुका है। सो बोथ फर्टिलिटी एंड मोर्टेलिटी रेट डिक्लाइन। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहां पर अब हेल्थ केयर सेंटर्स आ गए हैं, हॉस्पिटल्स आ गए हैं, जो क्या कर सकते हैं, अच्छी फैसिलिटीज आपको दे सकते हैं, जिससे आप अपना लो भी कर सकते हो और अपना मोर्टेलिटी रेट भी कम कर सकते हो। सिंपल है। क्योंकि देखो ना, और ऐसा जरूरी क्यों भी था, इसके पीछे का एक रीजन ये भी था कि भाई जो हमारी महिलाएं हैं, जो विमेन हैं, उनकी जो हेल्थ है, कहीं ना कहीं उनकी हेल्थ पे बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा था। किससे? हाई बर्थ रेट से ना। आप देखो ना, हाई बर्थ रेट से विमेन की हेल्थ पे बहुत इफेक्ट हो रहा था। तो बहुत जरूरी था कि उस एरिया में, उस पर्टिकुलर एरिया में क्या हो, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन हो, ताकि उस चीज पे भी ध्यान दिया जाए। तो 3 स्टेजेस में आपके पास रहता है। अगर एग्जाम में आएगा तो आप ये छोटा सा डायग्राम इस तरीके से बनाकर आएंगे और समझाकर आएंगे कि कैसे 3 स्टेजेस में ये हमारे साथ रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं, और लास्ट टॉपिक है ना, क्योंकि अब हमने सब पॉपुलेशन क्या होती है, कैसे होती है, कहाँ ज्यादा है कम है ना, क्या फैक्टर्स उसके पीछे के होते हैं, है ना, और क्यों करने की जरूरत है हमें कम, तो उसके पीछे की सारी चीजें हम लोग पढ़ के आते हैं। अब एक छोटा सा टॉपिक हमारे पास आया है, दैट इज पॉपुलेशन कंट्रोल मेजर, जिसके ऊपर हर कोई काम करना चाहता है बट हो नहीं पा रहा है ना। अगर मैं आपको अभी लेटेस्ट थ्योरी के हिसाब से बताऊं, तो आने वाले कौन से साल में, 2060 में, अगर मैं इंडिया के अकॉर्डिंग आपको बताऊं ना, मैं यहाँ पर अपने प्यारे भारत की बात कर रही हूँ, तो अगर मैं आपको इंडिया के अकॉर्डिंग बताऊं, होता क्या है कि 2060 से जो है ना, इंडिया की पॉपुलेशन में एक डिक्लाइन देखने को शुरू होगा। क्या होगा? एक ग्रेजुअली डिक्लाइन देखने को शुरू होगा, क्योंकि अब जो पॉपुलेशन पैदा हो रही है, यानी कि अब जो नई जनता पैदा हो रही है, उसमें कहीं ना कहीं लोग एजुकेटेड हो गए हैं, लोगों को पता है कि भाई 1 या 2, बस उससे ज्यादा हमें बच्चे नहीं करने हैं। सिंपल है। तो उससे क्या होगा, आने वाले एक टाइम तो ऐसा आएगा ना, जब इंडिया की पॉपुलेशन भी धीरे धीरे कम होनी शुरू होगी। तो अभी ही ये स्टोरी ना, अभी 2-3 दिन पहले ही आई है, और मैंने इस पे पूरा आर्टिकल पढ़ा था, और उस आर्टिकल में यही लिखा था कि आने वाला 2060 यानी कि बहुत दूर है, अभी हम खुद नहीं सोच सकते कि क्या है, बट वी आर पॉजिटिव ना। तो 2060 में हम देखेंगे कि इंडिया की पॉपुलेशन जो अभी भी राइज कर रही है, धीरे धीरे बढ़ रही है, वो आने वाले 2060 के बाद धीरे धीरे डिक्लाइन होनी शुरू हो जाएगी। तो उसके पीछे के रीजन क्या हो सकते हैं, कैसे हमने उसको कंट्रोल किया होगा, आओ जरा देखते हैं कैसे कंट्रोल किया होगा। सबसे पहले फैमिली प्लानिंग बहुत जरूरी है यार। फैमिली प्लानिंग, सोचो आप फैमिली प्लानिंग कर ही नहीं रहे हो और आपने जो है बच्चे पैदा कर दिए हैं 6-7, तो कैसे होगा काम? नहीं हो सकता ना। आज की महंगाई में, आज के इन्फ्लेशन में क्या आप ऐसा कर सकते हो? नहीं। तो सबसे पहला क्या हमारे पास है, सबसे पहला ये है कि भाई हमें जो है फैमिली प्लानिंग करनी चाहिए टू कंट्रोल पॉपुलेशन। नेक्स्ट वी हैव अ इजी एंड चीप अवेलेबिलिटी ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव। क्या है कि भाई कॉन्ट्रासेप्टिव्स जो है वो हमें यूज करने चाहिए, क्योंकि वो आज इजीली अवेलेबल हैं। तो पॉपुलेशन कंट्रोल करने के लिए दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। देन एजुकेशन, एजुकेटेड होना बहुत जरूरी है। आप देखो जो एरिया है जहां पर ज्यादा एजुकेशन नहीं है, जहां औरतों को भी नहीं पढ़ाया जा रहा, या फिर जहां पर आदमी भी इतना नहीं पढ़े हैं, तो वहां पर ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है कि उनको बेचारों को पता ही नहीं है कि उनको करना क्या है ना। तो वो बस बेचारे क्या है कि नहीं पता, तो फिर कैसे होंगी चीजें। तो वही है कि एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। एजुकेटेड होंगे तो उनको पता है कि उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। देन वी हैव अ डिक्टिव प्रॉपर्टी पॉवर्टी, सॉरी, गरीबी, है ना। देन वुमेन्स एम्पावरमेंट, और वुमेन एम्पावरमेंट वही चीज जो मैंने आपको बताई थी उनकी हेल्थ वाली, कि भाई कहीं ना कहीं उनको भी तो बाहर निकलना है, वुमेन को भी तो अपना डेवलपमेंट करना है। तो वो डेवलपमेंट करने के लिए वो ऐसा थोड़ी है कि अभी एक बच्चा हुआ, फिर थोड़ी देर बाद फिर थोड़े दिन बाद फिर हो गया, फिर थोड़े दिन बाद फिर हो गया, ऐसे तो भाई वो इसी में फंसी रह जाएगी ना। वो अपनी लाइफ में क्या कुछ अच्छा कर पाएगी? क्या वो अपनी लाइफ में कुछ अचीव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी। सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड नेक्स्ट इज डिलेड मैरिजेस, है ना। मैरिज जो है भाई डिले जो है हमें करनी चाहिए। जो हम देखते हैं ना कि 20 साल में, 21 साल में, या 22-23 साल में जो है शादियां कर दी जाती हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं एक रीजन बनती है, क्योंकि उस टाइम पे उतना मेच्योरिटी जो है वो नहीं होती है इंसान के अंदर कि उसके लिए क्या सही है और क्या गलत है। इसीलिए थोड़ा थोड़ा टाइम हमें देना चाहिए, है ना, उसके बाद ही हमें करनी चाहिए। पुराने जमाने की बातें अलग होती थी, पुराने समय में कहा जाता था, लेकिन अब वो समय बदल चुका है और हमें भी बदलने की जरूरत है। टाइम के साथ बोलते हैं ना कि बदलो, तो वही चीज है। एंड देन वी हैव अ मीटिंग ऑफ लार्ज फैमिलीज, और क्या करना चाहिए हमें जो है
टैक्स इम्पोज कर देना चाहिए जो फैमिलीज बड़ी हैं, ताकि उन्हें समझ में आ जाए कि परिवार बढ़ाने से कुछ नहीं होता है, जरा अपनी नॉलेज, अपनी एजुकेशन और अच्छी चीज पे इन्वेस्ट करने से ही सब कुछ होता है। तो ये आपके सामने कंट्रोल मेजर्स हैं, अगर एग्जाम में आएंगे तो इसी तरीके से आप भी लिख कर आएंगे। एंड दिस इज ऑल टुडेज लेक्चर। आई थिंक आपको समझ आया होगा, मजा आया होगा। जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ रहते हो, ताकि मुझे ये पता चल सके कि आपके एरिया की डेंसिटी कितनी होगी। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।